वेलकम टू टेक्निकल राइटिंग पार्ट 3। टेक्निकल राइटिंग पेपर का हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो प्लीज़ इससे पहले भी 2 पार्ट डला हुआ है टेक्निकल राइटिंग को लेकर के, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बर्डवान यूनिवर्सिटी का जो 4 ईयर ग्रेजुएशन है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2023 का न्यू सिलेबस, उसमें एक पेपर है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। देखिए हमने पेपर के कोड भी लिख दिया है ENGL 2031 टेक्निकल राइटिंग। तो वहीं टेक्निकल राइटिंग पेपर में जो जो चीज़ है सारे चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ करके हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल्स कर डाल रहे हैं। तो अगर आप इस टेक्निकल पेपर राइटिंग पेपर को लेके कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे कहाँ से पढ़े, तो आप लोग एकदम सही जगह में आ गए हैं। कहीं पे आपको जाने का दरकार नहीं, यही वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। और इसके बाद भी और भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, सारा वीडियोस आपको टेक्निकल राइटिंग नाम का एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग जो चीज़ टेक्निकल राइटिंग के लेकर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग जो है और जो बाकी कुछ जो राइटिंग है, जैसे आप लेटर राइटिंग मान लीजिए, स्टोरी राइटिंग मान लीजिए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस तरह का पर्सनल, इम्पर्सनल, काफ़ी सारे और भी राइटिंग होते हैं ना। तो उन सारे राइटिंग में और टेक्निकल राइटिंग में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, उस चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि देखिए मैंने एक नोट्स तरीके का के लिए बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट सारे डिटेल्स डला हुआ है। तो ये भी मैं स्क्रॉल करता रहूँगा, आप लोग को शो करता रहूँगा। ठीक है, और मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन मेरे हिसाब से करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस नोट्स अगर नोट डाउन करना हो तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, नो प्रॉब्लम। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हर पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, वो सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टेक्निकल राइटिंग होता क्या है। देखिए, टेक्निकल राइटिंग मीन्स ऐसा कोई भी राइटिंग फॉर्मेट जिसका थ्रू आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा हो। ठीक है, अब कैसा टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है, कोई आपका सर्विस रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकता है, हार्डवेयर रिलेटेड हो सकता है, कोई भी तरीके का कुछ भी टेक्निकलिटीज़ जिसमें हो, टेक्नोलॉजी के यूज़ जिसमें हो, ऐसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन का एक लिखित डॉक्यूमेंट ही है, या एक लिखित आकार ही है टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल राइटिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, या टेक्निकल राइटिंग का उद्देश्य क्या है? टेक्निकल राइटिंग का उद्देश्य है कि यूज़र को या टारगेट ऑडियंस को, है ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या टेक्निकलिटीज़ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसान भाषा में और बहुत बढ़िया तरीके से उन तक समझा देना, उन तक ये इंफॉर्मेशन रिले कर देना, उन तक ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर देना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई मिसकम्युनिकेशन ना रहे। ठीक है ना। तो जाहिर सा बात है कि नॉर्मल कोई राइटिंग का पर्पस और टेक्निकल राइटिंग का पर्पस काफ़ी अलग है, तो इसलिए ये दोनों का डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज पर्पस, जो मैंने सबसे पहले ही बताया। तो टेक्निकल राइटिंग का पर्पस क्या है? टेक्निकल राइटिंग का पर्पस है कि टेक्नोलॉजी या टेक्निकलिटीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड यूजर तक पहुंचा देना, और वो भी कैसे? बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजीली। अब जैसे मान लिया आप कोई लैपटॉप खरीदे हैं, ठीक है, आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, है ना। अब आपको पता नहीं है, देखिए जनरली नॉर्मल हम लोग जो होते हैं, जो जनरल पब्लिक होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज रहता नहीं है। ठीक है, अब जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लेके पढ़ाई करते हैं, वो लोग का बात कुछ अलग हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल इतना बढ़ गया है कि उसका यूज़र तो एकदम मतलब लाखों करोड़ों हो गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो अवेयरनेस है ना, वो लेकिन उतना हिसाब से, जितना यूज़र पढ़ा है उस हिसाब से लेकिन अवेयरनेस नहीं बढ़ा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही लूसिड, बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में रिले कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था, मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदे या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अब उसके साथ देखिएगा एक यूज़र मैनुअल आता है या गाइड आता है। वो क्या होता है, उसमें आपको एकदम डिटेल्स में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस, हर चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो वो इतना आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहता है कि जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी वो पढ़ करके उसको मेनली चलाने आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है एक चीज़ टेक्निकल राइटिंग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग का पर्पस क्या हुआ कि कोई भी टेक्नोलॉजी या टेक्निकलिटीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूजर तक बहुत आसानी से पहुंचा देना, जिससे उसको समझ में आ जाए। और जो अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है
उसमें आपका काफ़ी सारा डिफरेंट तरीके का पर्पस रह सकता है, ठीक है। जैसे अगर कोई पोइट्री हुआ तो उसका पर्पस होगा आपका क्रिएटिविटी को इंसाइट करना, ठीक है। कोई नॉर्मल स्टोरी हुआ है, कोई ड्रामा हुआ तो उसका एंटरटेनमेंट पर्पस हो सकता है, ठीक है। कुछ एजुकेशनल फॉर्म ऑफ राइटिंग हुआ तो उसका नॉर्मल आपको नॉलेज देना पर्पस हो सकता है, ठीक है। फिर आपका कोई रिव्यू हुआ तो उसका एनालाइज करना, क्रिटिसिज्म करना उसका पर्पस हो सकता है, ओपिनियन देना उसका पर्पस हो सकता है। तो काफ़ी वैरिड ये पर्पस है, ठीक है। कोई आपका सेंटर्ड पर्पस नहीं है कि कोई सेम पर्पस नहीं है, बहुत तरीके का पर्पस है। लेकिन टेक्निकल राइटिंग का एक स्टिफ एंड कॉमन पर्पस है, दैट इज टू रिले इन ईजी लैंग्वेज। किस तरीके का इंफॉर्मेशन रिले करना? कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियंस। ऑडियंस क्यों? क्योंकि अलग पर्पस अगर अगर अलग अलग है तो ऑडियंस भी जाहिर सा बात है अलग अलग होंगे। टेक्निकल राइटिंग में जो ऑडियंस या जो टारगेट यूजर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो मेनली टेक्निकलिटीज़ या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले या उसमें इंटरेस्ट रखने वाले ऐसे होते हैं टेक्निकल राइटिंग के टारगेट ऑडियंस। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपको प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको टेक्निकल सहायता चाहिए टेक्नोलॉजी में जिसका इंटरेस्ट है, हो गया। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जिसमें है, उसमें जो हम लोग का टारगेट ऑडियंस है ना, वो सिमिलरली बहुत ही वैरिड होंगे, ठीक है। बहुत ही तरह तरह का डिफरेंट फील्ड से होंगे, ठीक है। जनरल पब्लिक, हम एक तरीके से जनरल रीडर्स या जनरल यूजर या जनरल पब्लिक कह सकते हैं, क्योंकि चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, या चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, ठीक है, सब कोई लेकिन अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग में इंटरेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये उनका हमेशा काम से जुड़ा हुआ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड टू स्टाइल एंड टोन, ठीक है। स्टाइल एंड टोन मतलब कि आप जो लिख रहे हैं, आपका जो लिखावट है उसका शैली कैसा है, किस टोन से आप वो लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल है, कैजुअल है, किस हिसाब से वो लिख रहे हैं, स्टाइल एंड टोन। तो टेक्निकल राइटिंग का जो स्टाइल एंड टोन होता है वो काफ़ी फॉर्मल होता है, ठीक है ना। फॉर्मल यानी आपको प्रोफेशनलिज्म एक मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होकर या बहुत ज़्यादा कोलोकियल तरीके से वहाँ पे नहीं लिख सकते, या बहुत ज़्यादा उसमें पर्सनली भी आप पर्सनल एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। एक प्रोफेशनल एक फॉर्मल टोन आपको मेंटेन करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा उसमें अब ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, या फिर बहुत ब्यूटिफिकेशन डालेंगे लैंग्वेज में, ऐसा नहीं। सिंपल एंड कर्ट लैंग्वेज में टू द पॉइंट आपको रखना पड़ता है टेक्निकल राइटिंग में। यहीं अगर बाकी राइटिंग का फॉर्म का बात आता है तो उसमें आप स्टाइल एंड टोन, जाहिर सा बात है, उसमें आप लिटरेरी फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप ब्यूटिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अच्छा बढ़िया वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ला सकता है। बट टेक्निकल राइटिंग में ये सब नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी यानी आप कुछ इनोवेटिव कर पा रहे हैं कि नहीं, या कुछ क्रिएटिविटी आप दर्शा पा रहे हैं कि नहीं आप टेक्निकल राइटिंग्स में और अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स में। ये है डिफरेंस। जहाँ टेक्निकल राइटिंग का बात आता है वहाँ पे आप क्रिएटिविटी का बहुत कोई स्कोप तो है नहीं, क्योंकि मेन उसमें जो फोकस रहता है वो एक्यूरेसी में रहता है। एक्यूरेसी यानी कितना सटीक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, और क्लैरिटी यानी कितना मतलब विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इन्फॉर्मेशन को रिले कर पा रहे हैं। यही दो चीज़ मेन होता है टेक्निकल राइटिंग में, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल राइटिंग में एक्यूरेसी भी मेंटेन है और क्लैरिटी भी मेंटेन है, फिर अगर इन दोनों को मतलब हार्म पहुंचाए बिना, इन दोनों को नुकसान पहुंचाए बिना अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच में क्रिएटिविटी डाल सकते हो, ओके, दैट इज़ फेयर एंड स्क्वायर। बट अगर क्रिएटिविटी आप डाल रहे हैं और उसके चक्कर में आप एक्यूरेसी को कुछ उल्टा सीधा मतलब डिसबैलेंस कर रहे हैं, या फिर क्लैरिटी को डिसबैलेंस कर रहे हैं, देन इट इज़ अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग में सबसे बड़ा बात होता है क्लैरिटी और एक्यूरेसी। क्रिएटिविटी का उतना स्कोप रहता नहीं। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग का अगर हम लोग बात करें तो उसमें जाहिर सा बात है, उसमें हम लोग क्रिएटिविटी तो बिल्कुल डाल सकते हैं। उसमें हम लोग रेटोरिकल फिगर यूज़ कर सकते हैं, सिमिली मेटाफर यूज़ कर सकते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ कर सकते हैं, इमेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं राइम को लेके, रिदम को लेके, ठीक है, स्टाइल को लेके। बट टेक्निकल राइटिंग में एक्सपेरिमेंटेशन का कोई जगह नहीं है, दैट फॉलोज स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड टोन, ओके। अब आते हैं स्ट्रक्चर। टेक्निकल राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है। फिक्स फॉर्मेट यानी अब फिक्स फॉर्मेट मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि टेक्निकल राइटिंग का भी तो बहुत सारा टाइप्स आता है, ठीक है। मान लीजिए यूज़र मैनुअल हो गया, गाइडेंस हो गया, वाइट पेपर हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिव्यू हो गया, ठीक है, प्रपोजल हो गया, एसओपी हो गया, कई तरीके का टेक्निकल राइटिंग्स होते हैं। अब हर टेक्निकल राइटिंग का फॉर्मेट सेम नहीं है, हर कोई का अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन फीचर्स हर टेक्निकल राइटिंग में ही आपको मिल जाएगा। वो कॉमन फीचर, वो कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? आपको पॉइंट टू द पॉइंट आपको मतलब प्रेजेंटेड, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉइंट वाइज आपको प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन का देखने को मिलेगा। हेडिंग्स देखने को मिलेगा, सब हेडिंग्स देखने को मिलेगा, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट या नॉर्मल 1 2 3 करके पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगा एक लॉजिकली वे में अरेंज्ड होके मिलेगा,
ठीक है, ऐसा कभी आपको पढ़ के नहीं लगेगा कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिंक कर रहा, आगे वाला इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग मीन्स जीरो कन्फ्यूजन है, 100% क्लैरिटी। ठीक है, तो उसी हिसाब से लॉजिकली फॉलो करता है हर इन्फॉर्मेशन, और हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट, इस हिसाब से वो सजाया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग का अगर हम लोग बात करें तो उसमें लेकिन ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा, हेडिंग सब हेडिंग वाला ही होगा और लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई लिटरेरी राइटिंग का बात करें, जैसे फिक्शन करके बात करें, नॉवल का बात करें, पोएम का बात करें, तो उसमें फ्री वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऐसे हेडिंग सब हेडिंग देना कोई मतलब बहुत बड़ा कंपलसरी बात नहीं हो, उसमें आप अपना हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। और अदर्स फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में लॉजिकली ही हमेशा प्रेजेंट करने पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देयर इज इंडिपेंडेंस, देयर इज फ्रीडम, यू कैन गो एज यू लाइक, बट टेक्निकल राइटिंग में यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, उसमें आपको रूल मान के चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आते हैं लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी। लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी मतलब किस तरीके का लैंग्वेज आप टेक्निकल राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज को कितना आप सीधा सरल रख रहे हैं, कितना आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, कितना आप हार्ड वर्ड का, कितना आप एनरिच्ड वर्ड ऑफ स्टॉक ऑफ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब है लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी। अब टेक्निकल राइटिंग में क्या है ना कि आपको लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल तो रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडेबल भी रखना है। ठीक है, बहुत बढ़ा चढ़ा के अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देना है। जो मीनिंग अगर आपका एक वर्ड में समझाने से हो जाएगा तो एक वर्ड में ही उसको समझाना है। फालतू का उसको 4-5 वर्ड करके बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ाना, जैसे हम लोग जनरली लिटरेचर में करते हैं, कोई पोएम में करते हैं, कोई स्टोरी में करती है, कोई आइडिया को इंटेंसिफाई करने के लिए, उसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी ज़्यादा वर्ड देकर भी या थोड़ा घुमा फिरा के डिस्क्राइब करते हैं। टेक्निकल राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं चलता है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आपको कॉन्साइज लैंग्वेज, टू द पॉइंट लैंग्वेज का यूज़ करना है, सिंपल वर्ड रखना है, बहुत ज़्यादा वर्बोज या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड, ठीक है, इम्प्रेस यहाँ नहीं करना है अपना ज्ञान भंडार, लेकिन इम्प्रेस करने का जगह टेक्निकल राइटिंग नहीं है, वो आप अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ टर्मिनोलॉजीज का भी यूज़ यहाँ पे किया जाता है, मतलब फील्ड स्पेसिफिक। अब मान लीजिए कि आप अगर कोई लैपटॉप का या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का यूज़र मैनुअल लिख रहे हैं, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक बिजनेस ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको मतलब जैसे बेस्ट विशेस हम लोग जैसे मेल में लिखते हैं, ठीक है, या फिर आपका ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग हो गया, मतलब जो भी कुछ मतलब स्पेसिफिक फील्ड स्पेसिफिक टर्म्स होता है उस हिसाब से। मान लीजिए आप कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, कोई साइंटिफिक सर्विस के ऊपर अगर आप टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो, तो उसमें कौन सा मेडिसिन लेके अगर आप कुछ लिख रहे हो, तो मेडिसिनल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ शब्द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है जार्गन। ठीक है, JARGON, जार्गन कहा जाता है। तो जार्गन का यूज़ या नॉमेनक्लेचर का यूज़ आपको करना पड़ता है टेक्निकल राइटिंग में। यहीं पे अगर बाकी फॉर्म ऑफ राइटिंग का बात आता है यहाँ, लेकिन आपको फिर से छूट है, एक इंडिपेंडेंस है। यहाँ आपको फील्ड स्पेसिफिक लैंग्वेज में बंधे रहने का ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप अपना ज्ञान दिखा सकते हैं, यहाँ आप अपना लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी दिखा सकते हैं। यहाँ यू कैन यूज़ वर्ड प्ले, यू कैन यूज़ डबल मीनिंग वर्ड्स, यू कैन यूज़ इनडायरेक्ट वर्ड्स। ठीक है, लेकिन टेक्निकल राइटिंग में ये सब का कोई जगह नहीं है। ओके, अब आते हैं जो हम लोग का आखिरी पॉइंट है, दैट इज इमोशनल एंगेजमेंट। मतलब आप अपने ऑडियंस के साथ कितना इमोशनली एंगेज हो पा रहे हो, या कितना इमोशनली एंगेज होने का जगह है। ठीक है ना, आप अपना दर्शकों का मन को, दिल को कितना छू पा रहे हो, दैट इज द पॉइंट। टेक्निकल राइटिंग में दर्शक का दिल को या मन को उतना एंगेज होना, ठीक है, दैट इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को प्राइमल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जो एकदम स्टैट एक्यूट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें कोई आपका इंडिविजुअलिस्टिक इंप्रेशन नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप का, मान लीजिए डेल का लैपटॉप है, ठीक है, उसमें अगर यूज़र मैनुअल है, ठीक है, अब हर यूज़र मैनुअल में मान लीजिए अगर 30 डेल का लैपटॉप बिका, तो 30 ही डेल का लैपटॉप में आपको सेम ही यूज़र मैनुअल डालना है। ऐसा नहीं है कि पहले पाँच जो बिका उसमें आप यूज़र मैनुअल का अलग डाल दिए, अगला 5 जो बिका उसमें यूज़र मैनुअल आप थोड़ा सा चेंज करके डाल दिए, ऐसा नहीं। तो ये है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब हर जगह में जो सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना।
तो ऑब्जेक्टिविटी का आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है टेक्निकल राइटिंग में। इसमें आप अपना व्यक्तिगत चिंता या अपना इमेजिनेशन को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसाइट करने का कोई बात नहीं है। दिस इज ओनली अबाउट योर है ना फंक्शन, योर काम से रिलेटेड है, ये आपका मन या दिल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपको भावुक नहीं बनाएगा। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, जहाँ तक हम लोग पोइट्री का बात करें या स्टोरी का बात करें या कोई भी ड्रामा, कोई भी और भी तरीके का राइटिंग का बात करें, वहाँ लेकिन एक टारगेट ऑडियंस से या रीडर से डायरेक्ट इमोशनल अटैचमेंट बनाने का बात लेकिन आ जाता है। चाहे आप पोएम लिख रहे हो, चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो, जो ऑथर है या जो पोएट है वो हमेशा चाहेंगे कि आपका जो रीडर है या आपका जो ऑडियंस है वो आपको महसूस करे, आपके साथ उसका एक मतलब दिल का जो जुड़ाव है वो बना रहे, ताकि ही और शी कैन अप्रिशिएट द वर्क इवन मोर लाइक वेल मैनर्ड वे, ठीक है ना। तो अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में इमोशनल एंगेजमेंट चलता है, वो रहना भी चाहिए, ठीक है। इसमें आप सब्जेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल आप अपना व्यक्तिगत चिंता हिसाब से दे सकते हैं, बट टेक्निकल राइटिंग में यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये था सारा जितना मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है। आशा करते पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी जो बाकी का पॉइंट्स है ना उसमें भी हम लोग लगातार वीडियो बना के डालते रहेंगे। तो एग्ज़ाम का चिंता आपका ख़त्म, बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करते रहिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस आर कमिंग अप।